हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियोमर्स, यानी आज हम पढ़ेंगे इनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, रेसमिक मिक्सर क्या होता है, इरीथीरियोज क्या होते हैं और थीरियोज क्या होते हैं। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर मोस्टली थियोरेटिकल रहेगा और आप ये मान के चलो आज के लेक्चर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, थियोरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है। तो आपको आज का लेक्चर बड़े ध्यान से समझना है, कंप्लीट आपको लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा। बस एक बार फिर रिवीजन कर लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो इनेंशियोमर्स। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स, अब इनेंशियोमर्स किसे कहते हैं भाई? ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज ना करे, उनको क्या कहेंगे? हम इनेंशियोमर कहेंगे। अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। यही डेफिनेशन है, यानी ये एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। लिख दो मेरे साथ साथ, कंपाउंड्स which have same molecular formula, same structure but non superimposable मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये अपने को लिखना है। अब देखो इसमें, अच्छा ये लिख लो, लिखना चाहो तो कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ठीक है, ये हो गया। अब जो इनेंशियोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण इनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ डिफरेंट होता है। समझ आ रही बात? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये बात और लिख लो, क्योंकि थियोरेटिकल बातें हैं एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। पहले हम थियोरी लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, आप ये बोल दो, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, भाई दो कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं कर रही। जैसे ये हाथ है, ये क्या है? अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इसकी ये मिरर इमेज होगी, क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर रही है? नहीं कर रही। तो एक दूसरे क्या है? इनेंशियोमर है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर एक दूसरे क्या कहलाते हैं? इनेंशियोमर कहलाते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। ये पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियोरेटिकल में आपसे पूछ सकता है। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी but different behavior towards plane polarized light, towards PPL, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। यह बात समझ में आई आपको? अब जब हम एग्जाम्पल इसके करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, कैसे करते हैं। देखो यहां पे मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, यहां पे मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया, COOH OH, ये H और ये CH3, और यहाँ पे उसने क्या किया? इसकी मिरर इमेज बना दी। ये उसने इसकी मिरर इमेज बना दी, मान लीजिए ये ऐसे COOH, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसे। ठीक, ये ऐसे ही तो दिखाई देगी अगर बीच में मिरर बना दो तो। ठीक, क्या इसको अगर उठा करके ऐसे का ऐसा उठा करके मैं इसके ऊपर रख दूं तो H के ऊपर क्या आ रहा है? OH, और यहाँ पे OH के ऊपर क्या आ रहा है? H। क्या एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये क्या एक दूसरे के इनेंशियोमर है। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर बात की जाए, अब आप कैसे पता करेंगे? ये तो हमने देख लिया, मान लीजिए स्ट्रक्चर दे दे अपने को, सीधा ऐसे दिख नहीं रही है अपने को मिरर इमेज, फिर कैसे करेंगे हम? फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे, RS। तो R और S, अगर एक R है दूसरा S है, तो एक दूसरे क्या होंगे? इनेंशियोमर होंगे। R और S कभी भी एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कल RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, आप आज देख रहे हैं काम आ रहा है।
तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। अब आप नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो ये क्या आएगा आपका हॉरिजेंटल पोजीशन पे क्या आ रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। और 1 से 2, 2 से 3 मूव किया तो कैसी डायरेक्शन आई, क्लॉकवाइज, यानी क्या होगा, ये आपका आर होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ऐसे ही अगर इसको चेक करेंगे 1 2 3 4 हॉरिजेंटल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो ये क्या होगा, एस होगा। दीज आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। कोई डाउट है क्या? और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। जैसे ये तो आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए मेरे को ऐसे दिया रहता फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को बताना है, मान लीजिए ये दे दिया CHO, ठीक, यहाँ पे दे दिया CH2OH, ये दे दिया H और ये दे दिया OH, ठीक। और नेक्स्ट केस में मान लीजिए मेरे को ऐसा दे दिया, ये OH, ये CHO, ये H, ये CH2OH। अब बताओ क्या होगा? तो इसमें अगर बताना पड़ जाए तो इसमें तो आप मिरर इमेज डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, कैसे बताएंगे? फिर अपने को चेक करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, एक दूसरे को चेक करो, इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो पता लग जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना आता है ना? तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। जैसे इसका करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, क्या आया, कैसी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आप क्या बोल रहे हैं, इसको एस बोलेंगे। यहां पे देखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें कैसी आएगी, 1 से 2, 2 से 3, ये भी आपकी क्या आ गई, क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल में लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो ये भी क्या आ गया, आर आ गया, सॉरी एस आ गया। तो ये भी एस आ रहा है, ये भी एस आ रहा है, ये भी एस आ रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। तो कभी भी अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उसको आपको आइडेंटिकल बोलना है। बात समझ में आई? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चर हो, है ना, और सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आइडेंटिकल, और अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो इनेंशियोमर्स। ठीक, क्या बोलोगे, आइडेंटिकल है, लिखना चाहो लिख लो, आइडेंटिकल molecules have same configuration, ये बात लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, बस ये ध्यान रखना, आर और एस जब आप फाइंड करोगे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपके बोर्ड पे बना दिए हैं। जैसे ये एक पेयर है, मैं इसको बोलूंगा 1 और 2, इन दोनों में आपको बताना है क्या ये इनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है। ये 1 और 2 क्या ये इनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है, ये आपको बताना है। और ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों एक साथ है, ये क्वेश्चन एक ही है, तो आपको 1 एंड 2 में, 2 एंड 3 में, 1 एंड 3 में ऐसे रिलेशनशिप बताना है। तो आप एक काम करेंगे, मेरे साथ साथ एक बार कोशिश करो, आप साथ के साथ देखना, बोर्ड पे ही बोलना। जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, तो इसकी नंबरिंग ऐसे होगी, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ठीक, और इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो ऐसे होगी 1 2 3 और फोर्थ कार्बन। ठीक, नंबरिंग हमने सीख से रखी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेकंड कार्बन को, ये कार्बन को हम येलो पेन से शो कर रहे हैं। ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं इसके अराउंड। तो फर्स्ट ये आएगा, ठीक, ये अब ये कार्बन इससे नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये कार्बन इससे नेक्स्ट ऑक्सीजन, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इससे एक और ऑक्सीजन, सेकंड नंबर इसका आएगा, फिर थर्ड, फोर्थ। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे कैसा रोटेशन आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या रहा है, क्या रहा होगा, आर रहा होगा। ठीक, अब इसमें अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इससे नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1, अच्छा दूसरे पेन से कर देता हूं, इसका हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग जो करेंगे ना दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, कंफ्यूज ना हो कोई भी। ये 1, ये आपका 2 नंबर इसको मिलेगा, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, ऐसे मूवमेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या बोलोगे, एस बोलोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ओवरऑल क्या बोल देंगे इसको, क्या बोलोगे, 2 पे आर और 3 एस। ये कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं आया, 2R
3s, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा है। ठीक, तो अब अगर बात की जाए नेक्स्ट, इसका चेक करो, इसका हम पहले सेकंड कार्बन का करते हैं येलो से चेक। तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। अब क्या बोलोगे, तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, कैसा रोटेशन आ रहा है इस बार आपका, कैसा रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है आर। अब दूसरे पेन से करते हैं, इसको चेक करते हैं 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, और रोटेशन कैसा आ रहा है इस बार आपका, रोटेशन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो तो इसको बोलेंगे एस। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2 पे आर और 3 पे एस, 2r 3s, ये कॉन्फ़िगरेशन आ, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 1 और 2 क्या होंगे, 1 और 2 आपके आइडेंटिकल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे चेक करना रहता है अपने को, साथ साथ चेक कर सकते हो आप। जितना फास्ट मेरे साथ चेक करना सीखोगे ना, उससे आपका टाइम भी बचेगा और इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी फास्ट होगी। जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे इसमें करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करो। तो नंबरिंग करने के लिए हम इधर से करेंगे 1 2 3, 2 और 3 पे क्या आ रहा है OH, है ना। इधर से करो 1 2 3 4, 3 4 पे OH। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी जहां पे मिनिमम नंबर मिल रहा होगा हमारे फंक्शनल ग्रुप को, 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, येलो से चेक करते हैं पहले वाले का, ये 1 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा CIP रूल से। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 1 से 2, 2 से 3 मूव किया है, कैसा रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे S। अब इसको देखो 1 और 2 नंबर इसको मिलेगा, सॉरी दूसरे पेन से करना है, कैसे करेंगे, पिंक कलर से करते हैं, 1 2 3 4। तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, रोटेशन कैसा आया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलोगे R। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे ओवरऑल, तो क्या लिखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s और 3r, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये वाले की अगर बात की जाए तो इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग होगी। और अब इसका जब जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे, ये सेकंड कार्बन का पहले फाइंड आउट कर रहा हूं 1 2 3 4, ये होगा प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक, तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, क्या आया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। और कौन से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसको R बोलोगे। समझ आया कि नहीं। अब दूसरे पेन से चेक करते हैं, इसको क्या बोलेंगे 1 और इधर 2, ये 3 ये 4। अब बोलो 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, ऐसे मूव करोगे, वर्टिकल लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे S बोल देंगे। ठीक, तो अब ओवरऑल क्या बोलोगे, सेकंड पोजीशन पे कैसा है, सेकंड पे कैसा है 2r 3s। तो यहां पे क्या था 2s 3r, वहां पे क्या 2r 3s, कंप्लीटली अपोजिट है। तो कंप्लीटली अपोजिट, दे आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। कोई डाउट है क्या, ऐसे चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते ताकि आपको क्लियर, आपको देखने में दिक्कत ना आए नोट्स बनाते टाइम। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, कहीं पे कोई रह तो नहीं गया। चलो जी, आ गए सब। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि स्पेस आपको साफ नजर आए। ठीक है भाई, ऐसे हम करते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अब इनका चेक करना 3, देखो मॉलिक्यूल एक ही है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले इसका चेक करते हैं, नंबरिंग करो, कैसे करते हैं 1 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है डैश लाइन पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, 1 से 2 से 3 मूव करने पे क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं R। तो इसका रोटेशन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R। तो अब देखो नेक्स्ट वाले को देखो, क्या करोगे, ये आपका जो है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये डैश लाइन पे क्या है, डैश लाइन पे आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी हाइड्रोजन को डैश लाइन पे लेके आएंगे। इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर लो, है ना। और फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहां पे एक बार इसको बना देंगे। कैसे, इसको चेंज करो, एक बार इंटरचेंज करो। यहां पे अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ऐसे आएगा, OH यहाँ ले आए, H यहाँ ले आए, और COOH यहीं है, और CH3 यहीं है। तो ये सेकंड वाला ही है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे 1 2 3 4। तो कैसे मूव करोगे 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, यानी ये R आया। लेकिन इसका आंसर, सेकंड वाले का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ये क्या है, ये आपका S होगा, क्योंकि एक बार चेंज करने से आया है। ठीक, 1 और 2 आर इनेंशियोमर्स।
ठीक, तो अब इसका देखो, इसको जब हम करेंगे, इसमें क्या है, आपको 3 बार चेंज करना पड़ेगा। 3 बार क्यों? क्योंकि यहाँ पे है लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका, देख लो 1 2 3 4, तो इसको चेंज करोगे। पहला चेंज कैसे आएगा, आप एक काम करो, यहाँ पे ले आओ इसको, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, H इधर आ गया, OH इधर आ जाएगा, और ये CH3 और ये COOH यहाँ रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं, जगह बनाते हैं इसके लिए। ये देखो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको एक बार और चेंज करेंगे, एक बार और चेंज किया आपने, ये एक बार और चेंज करने के बाद ये ऐसा आएगा, ये CH3, ये OH है ही, ये COOH, और इन दोनों को इंटरचेंज किया है हमने, यहाँ पे H आ गया। अब देखो 1 2 3 4 क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, सॉरी 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, क्या है, क्लॉकवाइज है, R बोलोगे। और ये कितनी बार चेंज करने से आया है, इसको हमने कितनी बार चेंज किया है, 3 बार चेंज किया है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का आंसर क्या आएगा, R ही आएगा। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको 2 बार चेंज करने से आया है, तो ये और ये सेम होगा, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका ही होगा। कल हमने ये पढ़ा था, बस आज आपकी प्रैक्टिस कराई है। तो आप क्या बोलोगे, 1 और 2 क्या है, 1 और 2, और आप बोल दो 2 और 3 क्या है, इनएंशियोमर्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 और 3 आर आइडेंटिकल, 1 और 3 आइडेंटिकल है। तो ऐसे आपसे कितने ही ऑप्शन देके पूछ सकता है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस था, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहो, कर सकते हो इजीली। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, डायस्टीरियोमर्स। आसान भी है, सबसे आसान तो यही है पहचानना। देखो एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा अपने को, लेकिन पहले हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। देखो डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज हो, यानी एक दूसरे की इमेज ही ना हो। जैसे मान लीजिए मैं हाथ कह दूं, अब हाथ तो ये भी है भाई, है तो ये भी ऐसा ही मॉलिक्यूल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया मैंने, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है, तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। तो ऐसे स्टीरियोमर्स जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज हो। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ऐसे स्टीरियोमर्स जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल हो, तो उनको हमने इनएंशियोमर कहा था। और ऐसे स्टीरियोमर्स जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाए, जो अभी हम आइडेंटिकल पढ़ रहे थे। और ऐसे स्टीरियोमर्स जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे से मैच ही ना करती हो, या ऐसे बोल दे जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज हो, उनको क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। बात समझ में आ गई? लिख लो, लिखो स्टीरियोमर्स which are non-mirror image of each other, non-mirror image of each other are called डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब डायस्टीरियोमर क्या है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। दे आर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियोमर बोला ना हमने, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, वो ऊपर वाली लाइन से ही अंडरस्टैंड है भाई। स्टीरियोमर्स होते क्या है भाई, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेन जो हम पढ़ते हैं, वैसे कन्फर्मेशनल भी आते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड रोटेशन वगैरह आ जाता है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टीरियोमर जहाँ पे आ गया, तो यानी हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर की, तो यानी डायस्टीरियोमर एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या ऐसे लिख लो, दे में भी, दे आर की बजाय में भी लिख लो, दे में भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आई? अब देखो, जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाए, ये क्या है भाई, ये सिस है, ये ट्रांस है, क्या एक दूसरे मिरर इमेज है? नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक दूसरे मिरर इमेज नहीं है, तो ये एक दूसरे क्या है, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक, बात समझ में आ रही है? यानी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है और दूसरे का भी कॉन्फ़िगरेशन आर है, या एक का कॉन्फ़िगरेशन एस है और दूसरे का भी कॉन्फ़िगरेशन एस है। यानी मान लीजिए एक का कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, जैसे 2R 3R, और दूसरे का भी 2R 3R है, या ऐसे है एस एस और एस एस है, 2S 3S है, 2S 3S है दोनों का, या ऐसे आ जाए आर एस है, या ऐसे बोल दो एस आर है। अगर ऐसा है तो दीज आर आइडेंटिकल, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन है ना। बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है आर एस, ठीक, या ऐसे हो जाए आर आर और दूसरे का हो जाए एस एस, दो मॉलिक्यूल का जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, या ऐसे हो जाए आर एस और एस आर अपोजिट हो जाए, तो दीज आर इनएंशियोमर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या? और अगर मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम करते हैं किसी का आर आर है और दूसरा क्या हो जाए आर एस हो जाए, या ऐसा हो जाए आर आर के साथ एस आर हो जाए, ठीक, या ऐसा बोल दो एस एस के साथ क्या हो जाए आपका आर एस हो जाए, या एस एस कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे का एस आर हो जाए। कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा इनमें आपस में। या ऐसे बोल दो आर एस हो जाए और आर आर हो जाए, एस आर हो एक का दूसरे का आर आर हो जाए, आर एस हो एस एस हो जाए, एस आर हो एस एस हो जाए, तो उनको कहेंगे हम डायस्टेरियोमर्स। मतलब जिसमें आप रिलेशनशिप ही ना बता सको ना, उसको क्या बोल दो, सिंपल डायस्टेरियोमर्स। ये बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अब आपने पढ़ लिया कि डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। सिंपली आपको ये याद रखना है, डायस्टेरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इतना सा अपने को पढ़ना है, बाकी देख लो। जैसे सिस और ट्रांस देखा आपने, ये क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल सेपरेट है ना, मिरर इमेज है ही नहीं, तो इनको हम डायस्टेरियोमर्स कह देंगे। और डायस्टेरियोमर्स क्या हो सकते हैं? आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। हमने ज्योमेट्रिकल वाला एग्जांपल देख लिया, अब ऑप्टिकल वाले एग्जांपल देख लेंगे। एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपने अभी तक जितना पढ़ा सारा क्लियर हो जाएगा और सारा प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, मान लीजिए अपने को ये एग्जांपल दे दिया जाए CHO OH H H OH और CH2OH, ठीक। एक फर्स्ट एग्जांपल ये दे दिया, ठीक। सेकंड एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया अपने को CHO OH H और OH H CH2OH। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया, हमारे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, HOH, ये CHO, ये OH और ये H CH2OH। और नेक्स्ट एग्जांपल में मान लीजिए हमें क्या कर दिया, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए हमारा ऐसा बना दिया OH OH, कंप्लीटली अपोजिट कर दिया H H CH2OH। और लास्ट एग्जांपल मान लीजिए हमें कुछ ऐसा, ये 1 2 3 4, और लास्ट एग्जांपल मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया CHO, ठीक, सॉरी CH2OH कर दो ऊपर इस बार, और ये OH, ये H और ये CHO और ये OH, ये H, ऐसे कर लो, इधर OH कर लो, ठीक। ये वाला केस ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। अब ये 5 एग्जांपल अपने को दे दिए, इनमें रिलेशनशिप बताना है, तो बहुत ध्यान से अपने को समझना होगा और बहुत अच्छे से एक एक चीज प्रैक्टिस करनी होगी। सारा जितना आपने अभी तक पढ़ा है सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। करें स्टार्ट। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी चाहिए इनकी, तो हर एक में नंबरिंग पहले कर लेते हैं हम, 1 2 3 4। नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। मेन चेन की नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस बार नीचे आ गया CHO, 1 2 3 4, ठीक। अब इनके क्या करोगे, सबके वो लिख दो, सबके सेकंड कार्बन का वो कर दो। जैसे इसमें देखो 1, फिर यहाँ पे कौन सा कार्बन आएगा, ये आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। हॉरिजॉन्टल पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो हॉरिजॉन्टल पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो क्या बोलोगे, 1 से 2, 2 से 3 मूव करोगे। कैसा रोटेशन आया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं, R बोलेंगे, ये R हुआ, ठीक। और यहाँ पे अगर इसका दूसरे का चेक करोगे, थर्ड वाले का नंबर 1, नंबर 2 इसको जाएगा, और नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, ऐसे मूव करोगे। कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया इसका भी,
इसका भी आर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे, ठीक। तो नेक्स्ट देखो, अब इसको क्या लिखोगे, यहां पे आप क्या लिखोगे, 2r 3r लिख रहे हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वाले का देखो, इस केस में सेकंड वाले में 1 2 3 4 क्या आएगा, 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, आर ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखना, यहां पे 1 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, तो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या आया इस बार, अपोजिट आ गया क्लॉकवाइज, ये एस है, यानी क्या बोलोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 2 पे आर 3 पे एस, 2r 3s, ये बना लोगे, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, उसमें देखो, इसमें फिर इसका सेकंड कार्बन क्या है, 1 2 3 4, क्या करोगे, 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, क्या है, क्लॉकवाइज आ, क्लॉकवाइज यानी एस होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसमें मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वाले का देखो, इसका देखो 1 2 3 4 लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कैसा रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको आर बोलेंगे, यानी आएगा आपका 2s 3r, क्या बोल देंगे, 2s 3r, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक। तो अब देखो यहां पे इसका देखना, अब अपने को ये पे यहां पे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 1 से 2, 2 से 3 क्या आया, क्लॉकवाइज यानी s। अब इसका देखो नेक्स्ट वाले का, यहां पे 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे, 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्या आया, इसका भी s आएगा, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो क्या बोल दोगे, 2s 3s आया। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले में, ये वाला सेकंड कार्बन 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, 1 से 2, 2 से 3 मूव किए, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलते हो, r। अब दूसरे वाले का चेक करना, दूसरे वाले का चेक करो, थर्ड वाले कार्बन का 1 2 3 4 लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 1 से 2, 2 से 3 मूव किए, तो क्या आएगा, 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्या आ रहा है, ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, 2r 3s, ये ध्यान रखना कहीं ऊपर से लिखना शुरू कर दो, ये देखना कौन सा कार्बन है ना, प्रिंसिपल कार्बन, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग होगी ना वो लिखते हैं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो ये क्वेश्चन बन गया अब आपका कंप्लीट, यहाँ पे ये 2r 3r, ये 2r 3s, ये 2s 3r, ये 2s 3s, ये 2r 3s। तो अब देखो 2r 3r इसका जो कंप्लीट अपोजिट होगा यानी 2s 3s, वो इसका क्या होगा, इनेंशियोमर होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, 1 and 4 क्या है, 1 and 4 इनेंशियोमर है, और कौन से इनेंशियोमर, 2r 3s 2s 3r, ये कंप्लीट अपोजिट है, 2 and 3 एक दूसरे के क्या है, ये इनेंशियोमर्स हैं। और कौन सा हो सकता है, ये क्या है 2r 3s, ये तो आइडेंटिकल हो जाएगा, ये 2s 3r 2r 3s, तो 3 and 5 भी एक दूसरे के क्या है, 3 and 5 ये भी एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती आपको, ठीक। अब जो सेम है, जिसका बिल्कुल सेम है, जैसे 2r 3s 2r 3s, ये क्या है, सेम है, तो ये क्या है 2r 3r और 2s 3s, ये तो नहीं होगा। तो ये 2 और 5 सेकंड और फिफ्थ दोनों क्या है, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे का सेम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आइडेंटिकल है, 2r 3s 2r 3s। अब देखो, अब जिसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा हो, जैसे फर्स्ट है 2r 3s 2r 3r 2r 3s, तो 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं बन रहा, डायस्टेरियोमर है। 1 and 3 को देखो, 2r 3r 2s 3r, उसमें rr इसमें sr, 1 and 3 में कोई रिलेशन नहीं है, क्या है, डायस्टेरियोमर है। 1 and 4 को देखो, 2r 3r 2s 3s, ये तो इनेंशियोमर हो गए। ये क्या है, 2r 3r 2r 3s, 1 and 5 में कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा, 1 and 5 डायस्टेरियोमर है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अब चेक करो सेकंड थर्ड को देखो, 2r 3s ये 2s 3r, ये इनेंशियोमर है। सेकंड और फोर्थ को देखो, 2r 3s 2s 3s, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, 2 and 4 क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। इसके बाद नेक्स्ट देखो 2 and 5, 2r 3s 2r 3s आइडेंटिकल है, 2 and 5 आइडेंटिकल है। अब 3 and 4 को देखो, 2s 3r 2s 3s, तो थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे की
मिरर इमेज नहीं है ना, तो ये नॉन मिरर इमेज है, तो ये भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। 2s 3r और 2r 3s, ये भी क्या है, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर हो जाएंगे। ये क्या आएंगे, सारे के सारे आपके ये आएंगे डायस्टेरियोमर्स। ठीक, अच्छा 4 एंड 5 और चेक कर लो, 4 एंड 5 को चेक करो, 2s 3s 2s 3s 2r 3s, ये भी 4 एंड 5 भी एक दूसरे के क्या है, बोलो भाई, डायस्टेरियोमर्स है। तो ऐसे आपको सारा रिवाइज हो गया जो हमने पढ़ा था। ठीक, समझ आ रहा है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज हुआ, इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, इनएंशियोमर आइडेंटिकल डायस्टेरियोमर रिवाइज हो गया। एक ही क्वेश्चन से सब कुछ हो गया, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एपीमर्स, और एपीमर्स की मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो एपीमर्स क्या होते हैं, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स have different configuration around a single chiral carbon, are called एपीमर्स। तो बहुत आसान सा है, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आता है। देखो एपीमर्स क्या होते हैं, ऐसे मोनोसैकेराइड जो एक दूसरे से ओनली एक कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट हो, उनको हम एपीमर्स कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन लिख लो, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल कायरल कार्बन आर कॉल्ड एपीमर्स। तो एग्जांपल इसका हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज ले लेते हैं, ये हमने ग्लूकोज ले लिया, यहां पे हम ग्लूकोज बना लेते हैं। मान लीजिए हम डी ग्लूकोज ले रहे हैं, तो डी ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका डी ग्लूकोज है। ठीक, ये आपका डी ग्लूकोज है। ठीक, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग होगी। इसको हम डी ग्लूकोज बोल देते हैं। मान लीजिए हमें इसका C1 एपीमर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये C2 एपीमर बनेगा। इस कायरल कार्बन पे, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इनमें से मान लीजिए किसी भी एक कार्बन पे हम अगर ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो उसका एपीमर हो जाएगा, किसी भी एक कायरल कार्बन पे। तो करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इस कायरल कार्बन के राउंड कर दिया, फर्स्ट ये सेकंड वाले कायरल कार्बन के राउंड। जैसे मान लीजिए, अब देखना आप, भले ही आप चेक करके देख लेना, OHCHO ये आएगा आपका, बाकी को मैं नहीं छेड़ रहा, मैंने क्या किया, ओनली एक के राउंड चेंज किया है, बाकी देख लो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कायरल कार्बन के राउंड रोटेशन चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया सर आपने, आप फाइंड आउट कर लो, 1 2 3 4, तो ऐसे आप चलोगे 1 से 2 2 से 3, ये रोटेशन आएगा। ये वाला रोटेशन आ रहा है आपका कौन सा, यहां पे कौन सा रोटेशन आएगा, ये वाला आएगा। चल करके देख लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्या बोलोगे, आर। इसका चेक करना, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ये आएगा क्लॉकवाइज रोटेशन एस। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। आपने एक कायरल कार्बन के अराउंड रोटेशन चेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, यानी एक दूसरे के एपीमर होंगे। ठीक, तो मोनोसैकेराइड में अगर आप किसी एक कायरल कार्बन के अराउंड, ओनली एक सिंगल कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, आर से एस या एस से आर कर देते हैं, तो वे एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। और ये सेकंड कार्बन पे हमने चेंज किया है, सो इट इज कॉल्ड C2 एपीमर। समझ आ रही बात। ऐसे ही थर्ड कार्बन पे के अराउंड चेंज कर दूंगा तो क्या कहलाएगा, C3 एपीमर। ठीक है, ऐसे ही चेक करते चलो ना आपको। अब इसको चेंज मत करना, इसको एज इट इज रखो। अब इसको चेंज करेंगे हम थर्ड कार्बन के अराउंड। ठीक, तो थर्ड कार्बन के अराउंड चेंज कर दिया, तो उसको बोल देना आप क्या है, आपका C3 एपीमर है। ठीक, ये देखो ओनली कौन से कार्बन के कायरल कार्बन के अराउंड हुआ, थर्ड वाला, बाकी ये एज इट इज सेम है। तो दिस इज C3 एपीमर ऑफ, क्या बोल दोगे, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट फोर्थ कार्बन के राउंड कर सकता हूं, फोर्थ कार्बन के राउंड करूंगा तो क्या बनेगा, C4 एपीमर बनेगा।
CHO OH H OH H और इसके राउंड आपने चेंज कर दिया, बाकी को आपने एज इट इज रखा CH2OH। देखो फोर्थ कार्बन के राउंड हमने चेंज किया है, सो इट इज कॉल्ड C4 एपीमर। चाहो तो साथ साथ लिख लो, इसमें टाइम वेस्ट मत किया करो, इसमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में एक बार समझने के बाद, जब आपने 2 एग्जांपल समझ लिए, 3 एग्जांपल समझ लिए, साथ के साथ कॉपी पे नोट कर दो, है ना, या एक बार चेक कर लो कि सर ने जो लिखा मेरा सही है क्या नहीं है लास्ट में, है ना, तो ऐसे कर दिया करो। देखो C5 एपीमर बना देता हूं। C5 एपीमर कैसे बनेगा भाई, ओनली 5th कार्बन के राउंड रोटेशन चेंज कर दूंगा, बाकी को एज इट इज रखूंगा। ठीक, जो डी ग्लूकोज के बाकी को एज इट इज रखा। पिछले का मत देखना, फर्स्ट वाले को देख रहा हूं मैं, डी ग्लूकोज के बना रहा हूं, तो ओनली 5th कार्बन के राउंड चेंज किया, तो ये C5 एपीमर बन गया। और आप ये देख सकते हो यहां पे ये रहा। ठीक, ये हो गई बात। अब काम की बात सुनो बड़े ध्यान से एपीमर के बारे में। ये हम जो पढ़ रहे हैं, अब इसमें ना 3rd 4th 5th कार्बन के राउंड जो रोटेशन होगा वही इसमें होगा। ठीक, रोटेशन ओनली कौन से कार्बन के राउंड चेंज हुआ, 2nd कार्बन के राउंड, यानी एक जगह ही आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा 3rd 4th 5th कार्बन पे। ये बात अपने को अच्छे समझ में आती है। और कहीं पे एक जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ना, उसकी ना तो वो मिरर इमेज रहेगा। क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं है। क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं है। ना तो ये एनेंटियोमर बनेगा ना आइडेंटिकल बनेगा, तो ये क्या बनेगा? डायस्टीरियोमर बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। देखो सब में क्या हो रहा है, सब में आपस में एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलेगा, तो ये एक दूसरे क्या है, कभी भी मिरर इमेज नहीं हो सकते। और जो मिरर इमेज नहीं हो सकते उनको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर कहते हैं। तो मैं ये बात बोल सकता हूं, ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मैं बोलूंगा कि सभी डायस्टीरियोमर एपीमर नहीं हो सकते, क्योंकि एपीमर होने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, आपको मोनोसैकेराइड होना जरूरी है। भाई डायस्टीरियोमर तो हमारे सिस ट्रांस भी हो सकता है। क्या सिस ट्रांस को आप एपीमर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यानी हम ये कहेंगे ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अब आपको समझ में आ गया है तो इसको आप नोट डाल लो, ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर but vice versa not true, vice versa not true। ठीक, और एग्जांपल लिखना चाहो ना, ये लिख लेना। सिस ट्रांस क्या है, ये सिस और ट्रांस क्या है, ये सिस ये ट्रांस, सॉरी ये क्या है, ये डायस्टीरियोमर्स हैं लेकिन एपीमर नहीं है, डायस्टीरियोमर है एपीमर नहीं है। ये एग्जांपल हो गया आपका। अगर आपको याद रखना है कि सभी डायस्टीरियोमर एपीमर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिस ट्रांस है, ये तो आपके एपीमर नहीं हो सकते। एपीमर होने के लिए तो क्या आपको क्या होना पड़ेगा, मोनोसैकेराइड होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छे से हमने कर दिया, एक बार ये नोट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो इरीथीरियो एंड थीरियो आइसोमर्स। क्या लिखना है, इरीथीरियो एंड थीरियो आइसोमर्स, या इरीथीरियोज एंड थीरियोज भी बोल देते हैं। पहले आप एक काम कर लो, इसकी थियरी लिख लो, फिर मैं एग्जांपल समझाऊंगा, फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें लिख लो, दिस सिस्टम is applicable when following two conditions are satisfied। ठीक है भाई, देखो क्या करना है इसमें। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये, कंपाउंड मस्ट हैव 2 कायरल कार्बन। ठीक है, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। अब 2 कायरल कार्बन जहां पे होंगे उसके अराउंड टोटल 6 एटम या ग्रुप आएंगे। अब उन 6 एटम या ग्रुप में से 2 एटम तो सेम होने चाहिए और 2 डिफरेंट होने चाहिए। एटलीस्ट 2 सेम एंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट, बाकी थर्ड किसी भी टाइप का पेयर बन सकता है। समझ आ रही बात? कैसे करते हैं देखो इधर, नेक्स्ट लिखो, इसमें लिख लो 6 एटम
और ग्रुप attached to chiral carbon to two chiral carbon must have at least two same group or atom, must have at least two same group or atom and two at least two different group और atom। समझ आई बात? चलो कोई बात नहीं, थियरी से नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। करें स्टार्ट, एक बार समझ लो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मेरे को ये दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को ये दो कायरल कार्बन दे रखे हैं, ठीक, ये दो कायरल कार्बन है, यानी अब क्या होना चाहिए, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, अब इसके राउंड भी ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, 6 ग्रुप लगेंगे। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों कायरल कार्बन के राउंड, जैसे इस पे और इस पे, ये दो तो डिफरेंट होने चाहिए कम से कम और दो सेम होने चाहिए, ठीक। अब ये तीसरा कैसा भी पेयर बन सकता है इनका, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इस पे होगा, ये दो तो कम से कम सेम हो, ठीक, और दो तो डिफरेंट हो और दो कम से कम सेम हो, बात समझ में आ रही है? अब जब सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे तो इसको कहेंगे हम इरीथीरियो, क्या बोलेंगे, इरीथीरो, ठीक है। और जब ये दोनों डिफरेंट साइड आ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे थीरो, थीरियो बोल दो, याद रखना बहुत आसान है। थीरियो लाइक ट्रांस, इरीथीरियो लाइक सिस, थीरियो लाइक ट्रांस और इथीरियो लाइक सिस, सेम साइड, तो टू सेम ग्रुप सेम साइड। लिखना चाहो तो लिख लेना इसमें, बेशक आप अगर इसमें लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे यहां पे, सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक, और इसमें क्या लिखोगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, इतना आसान है, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पे कर देते हैं। मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, COOH और ये CH3 दे दिया, दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, ये दो सेम दे दिए, सेम ग्रुप सेम साइड, और ये दोनों भी सेम दे दिए, भले ही सेम थे या डिफरेंट थे, यहां पे चाहे ClBr दे दे, कम से कम दो सेम होने चाहिए, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे दे दे, COH CH3, ये OH और ये OH, या यहाँ पे ना आप पहले एग्जाम्पल में अलग ही कर दो, हम दूसरे एग्जाम्पल में सेम ले लेंगे। यहाँ पे ये Cl और Br कर दो, मान लो ये Cl ये Br, तो आपने क्या देखा, सेम ग्रुप सेम साइड, क्या बोलोगे, इरीथीरियो बोलोगे, ठीक। और इसमें क्या है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, क्या बोलोगे, थीरियो बोलोगे, इतना आसान है ये। लिखो इसको, फिर हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वो करना आपने को। ये क्वेश्चन देखो, आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए थे ऐसे, ठीक, और ये पूछा था करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, बस मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन बताने के लिए कि आपका क्या क्वेश्चन आया था वो बताया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन भले ही मत लिखना, बस आप तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ऊपर वाला लिख लो और ये लिख लो कि ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा गया भाई, इसमें आपको बताना डी और एल आइसोमर भी बताने हैं, इरीथीरियोज और थीरियोज भी बताने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, ये कायरल कार्बन लास्ट कायरल कार्बन है, डी राइट, इसमें राइट साइड है OH, इसमें लेफ्ट साइड है, ये ध्यान रखना, नंबरिंग ऐसे होगी, लास्ट कायरल कार्बन पे है ना, ये ध्यान रखना हमेशा, लास्ट कायरल कार्बन की बात होगी हमेशा ही, ठीक, ये ऐसे 1 2 3 4, तो OH ये रहा OH, ये रहा OH। तो सबसे पहले लिख दो, OH राइट साइड है D होगा, OH लेफ्ट साइड है L होगा, OH राइट साइड है D होगा, OH लेफ्ट साइड है L होगा। तो अब ये क्या है, ये दोनों OH सेम साइड है, इरीथीरियोज होगा, इरीथीरियोज, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होगा, अपोजिट साइड है OH थीरियोज होगा, ठीक, ये क्या है, अपोजिट साइड है थीरियोज होगा, और ये क्या है, सेम साइड है इरीथीरियोज होगा। ये करना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इतना आसान, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में आ सकता है। DL और इरीथीरियोज थीरियोज बताना है। DL बताने के लिए आपको लास्ट कार्बन OH अगर राइट साइड है तो D होगा और अगर लेफ्ट साइड है तो L होगा।
और इरीथीरियोज थीरियोज बताने के लिए सेम ग्रुप सेम साइड है तो इरीथीरियोज और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो थीरियोज। कर लो इसको नोट। ये ऑप्शन नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नोट कर लो। ऑप्शन तो मैंने इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चन आपसे इसलिए ऐसे पूछा गया था। लिख लो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट, मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स में स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं वो मैं आपसे क्लास में ही करवा लूंगा, बस आपको पहले ध्यान से समझना है और मिस्टेक कम से कम करनी है। जो मिस्टेक आपकी होगी वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, बार बार उसको रिवाइज करना है, क्योंकि मीजो कंपाउंड पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे यहीं पे करते हैं। तो क्या होते हैं मीजो कंपाउंड? तो देखो, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो लेकिन उनमें क्या हो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, यानी वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। एक से ज्यादा कायरल कार्बन तो है लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री के प्रेजेंट होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो जो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके कारण होते हैं? इंटरनल कंपनसेशन के कारण होते हैं। अब इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है? अब देखो, वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आधा मॉलिक्यूल तो क्या करता है, लाइट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, आधा मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो नेट रोटेशन क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए इंटरनल कंपनसेशन के कारण मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है, एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर जब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। करें नोट? तो लिखो, मेरे साथ साथ लिख लो, कंपाउंड्स मीजो, इसमें लिखो मीजो कंपाउंड्स, साथ के साथ लिखो फास्ट, मीजो कंपाउंड्स आर ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझते हो आप? ए कायरल यानी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, क्योंकि कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल होता है अनसिमेट्रिक। ए कायरल क्या होगा? सिमेट्रिक। मीजो कंपाउंड्स आर ए कायरल मॉलिक्यूल दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स विच हैव, इसमें लिखना which have more than one chiral carbon, but ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनकी, एक से ज्यादा कायरल कार्बन उसमें होना ही चाहिए, है ना? which have more than one chiral carbon but optically inactive due to presence of सिमेट्री, सिमेट्रिक होने के कारण, है ना? या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लिख दो, बात एक ही है। ठीक, अब इसमें वो लाइन और लिख लो जो मैंने आपको बताई थी, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो भाई, क्या होता है वैसे कंपाउंड में, ठीक, यानी ये एक ही मॉलिक्यूल होता है। मेजो कंपाउंड ऐसा नहीं कंपैरिजन करना पड़ता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है। जैसे हम क्या कर रहे थे भाई, हम बोल रहे थे इनएंशियोमर, दो में कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक, हम बोल रहे डायस्टीरियोमर, दो में कंपैरिजन कर रहे थे, एपीमर्स जब हम बोल रहे दो में कंपैरिजन कर रहे थे। तो मेजो कंपाउंड क्या, एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक ही मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम, कि ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ कंपेयर करना है, इसको ये ए और ये बी इसको कंपेयर करना है। हम ए कंपाउंड को ही देख के बताएंगे कि ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है। वो कैसे बताएंगे, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, यहां पे मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं। यहां पे मान लीजिए CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, ये OH लगा है, ये OH लगा है, ये H और OH लगा है। ऐसे देखो, इसको देखते ही मत बोल देना सर ये तो इरीथीरियोज है कि OH सेम साइड आ गए। देखो 6 ग्रुप में से क्या होने चाहिए थे उसमें, एटलीस्ट 2 डिफरेंट 2 सेम। इसमें क्या है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सारे ही तो सेम हो गए। समझ आ रही बात? तो अब देखो, इस कंपाउंड में क्या है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, क्या कहलाएगा, मीजो कंपाउंड कहलाएगा। अब इसमें एलिमेंट ऑफ ये तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये तो क्वेश्चन चेक करने के लिए है, लेकिन नेट रोटेशन 0 क्यों हुआ वो समझो।
मान लीजिए इसमें हम चेक करें, ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ऐसे है ना। ये लिखो या ना लिखो, अब आप समझते हो अच्छी तरह। ठीक, तो कैसे मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 मूव, ऐसे मूव करेंगे हम। तो इसका नेट रोटेशन क्या आ रहा है, इसका नेट रोटेशन जो है ये कैसा आएगा, कैसा है ये, आर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, आर आएगा या ऐसा आएगा भाई, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में तो ऐसा आएगा ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। और इसमें अगर बात की जाए 1 2 3 4, तो इसका रोटेशन ऐसे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आर। ये अगर लाइट को प्लस थीटा से रोटेट कराता है तो ये माइनस थीटा से रोटेट कराएगा। नेट रोटेशन क्या आएगा, नेट रोटेशन बोलना भाई 0 आएगा। तो लाइट का नेट रोटेशन क्या आया, 0 डिग्री आया। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। क्यों आया नेट रोटेशन 0, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। आधे मॉलिक्यूल ने तो क्या किया, प्लस थीटा से रोटेट करा दिया लाइट को, आधे मॉलिक्यूल ने क्या किया, माइनस थीटा से रोटेट करा दिया। इसलिए नेट रोटेशन क्या आया, 0 आया, और ये मीजो कंपाउंड कहलाया। उसमें 2 कायरल कार्बन भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या इसमें, समझ आ रही है। ऐसे अपने को चेक करना रहता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए मैं इसका मिरर इमेज ही बना देता, इसका मिरर इमेज अगर ऐसे बना देता, मान लीजिए ये बनाया रहता, तो इस केस में क्या हो जाता, बताओ भाई। इस केस में क्या आएगा, इस केस की अगर बात की जाए तो यहां पे इसका रोटेशन ऐसे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या आएगा आर, और ये क्या आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, ये एस। ये माइनस थीटा से रोटेट करेगा, ये प्लस थीटा से रोटेट करेगा, नेट रोटेशन 0 आ गया। ठीक, तो नेट रोटेशन किसके आया, इंटरनल कंपनसेशन के कारण 0, क्योंकि आधे ने तो क्या किया, आधे मॉलिक्यूल ने माइनस थीटा से रोटेट किया, आधे ने प्लस थीटा से। नेट रोटेशन 0 आ रहा है, इसलिए ये मीजो कंपाउंड है। और इसमें 2 कायरल कार्बन भी हुआ, आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेट रोटेशन किसके कारण आ रहा है, इन ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और ये विद इन ए मॉलिक्यूल बात होती है, हम इन दो को कभी कंपेयर नहीं करेंगे। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको उनके आंसर देने हैं, एक ही मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं 2 मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे। ये बात का ध्यान रखना है, एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अपने को एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिस करने हैं। इतने क्वेश्चंस काफी रहेंगे, जो भी मिस्टेक आप कर सकते हैं आप इनमें कर लेंगे, चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हो, नहीं मेरे साथ साथ जरूर सोल्व करना है, बोल बोल के कि यार इसका आंसर ये आएगा सर, इसका आंसर ये आएगा। तो सोचो जल्दी से, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्या उसमें 2 कायरल कार्बन है, तो देखो इस कार्बन से जुड़े सारे ग्रुप डिफरेंट है, 1 2 3 4 सारे ग्रुप डिफरेंट है। ये देखो इससे भी डिफरेंट है, तो इसमें 2 कायरल कार्बन है। बताओ भाई, है सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं है, है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कहां पे दिख रही है सर आपको, मेरे को तो दिख रही है, ये रही, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा क्या, अब ये मेजर कंपाउंड है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, और उसमें सेंटर ऑफ या सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो ये मीजो कंपाउंड होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सॉरी होगा, क्योंकि ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो मीजो कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट वाला चेक करो, नेक्स्ट वाले में आपको ना ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं है कायरल कार्बन। बच्चे क्या करते हैं इसमें, सीधा सीधा ये किया सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहां प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री से आपका, उसमें 2 कायरल कार्बन ही नहीं है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा और ये मीजो भी नहीं होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जल्दी से जल्दी मिस्टेक करते हैं। भाई देखो ये कार्बन जो है कहां है, इस पे ये मिथाइल लगा, ये मिथाइल लगा, इस पे भी क्या लगा, ये मिथाइल लगा, ये मिथाइल लगा, ऐसे थोड़ा बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें कायरल कार्बन है क्या, ये रहा एक, तो एक ये रहा, 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस बार ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मीजो कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें दोनों कायरल कार्बन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ पे मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा, इधर गए मिथाइल CH और CH3 लगा, उधर CH2 लगा, अलग ग्रुप है। सिमिलरली इस पे चेक कर सकते हो, 2 कायरल कार्बन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्यों नहीं है,
ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मीजो कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे चेक करना था आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अब ये सारे एग्जांपल ऐसे ही है, तो ऐसे मेरे साथ साथ चेक करने हैं आपको। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब इन एग्जांपल सब बढ़ते हैं आगे, मैं साफ साफ दिखा देता हूं आपको। इसमें देखो 2 कायरल कार्बन है, कोई डाउट नहीं है, 2 कायरल कार्बन है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो मीजो कंपाउंड नहीं होगा। ठीक, अब इसमें देखो भाई सीधा सा, तो ये 2 कायरल कार्बन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपको साफ नजर आ रही है, 2 कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ऑप्टिकली एक्टिव ना होते हुए मीजो कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और सिमेट्री भी है। अब ये वाला क्या इसमें 2 कायरल कार्बन है? नहीं है, 2 कायरल कार्बन नहीं है। और इसमें अगर हम इसको ऐसे काट देंगे, आपको पता है ये आधी रिंग इधर कट गई, जैसे इसको ऐसे काट दिया, आधी रिंग इधर आधी रिंग इधर, जैसे ये मान लो ये थी रिंग, यहाँ पे आपका ये रिंग है, आधी ऐसे कट गई, आधी इधर आधी इधर, और यहाँ पे ये Cl और ये Br लगा है, तो ऐसे काटा, आधा Cl इधर आधा इधर, आधा Br इधर आधा इधर, पहले ही बता चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपने क्या देखा, ट्रांसफॉर्म देखी, बच्चे क्या बोलते थे 2 कायरल कार्बन है। अरे कायरल कार्बन कहाँ है ना, तो इसमें भी नहीं है कायरल कार्बन, इसमें भी नहीं है ना, ये तो समझ आ रहा है ना क्यों नहीं है, पहले बता चुका हूं। Cl लगा, H लगा, फिर इधर CH2, आगे CH2, आगे गए CH2, आगे CH2, आगे CHBr, सिमेट्रिक है, 2 कायरल कार्बन नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है और मीजो भी नहीं है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है, भले ही सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमेट्री से काम नहीं चलेगा, कम एक से ज्यादा कायरल कार्बन भी प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला केस देख लो, इसमें क्या आपको कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक तो ये रहा एक ये रहा। अरे कैसे होगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर चले CH2, इधर चले CH2, इससे आगे चले CH3, इससे इधर से चले CH3, तो कायरल कार्बन नहीं है। ठीक, और 2 कायरल कार्बन क्यों लिख रहे हो? ऐसे लिखा करो ना यार, 0 कायरल कार्बन। ठीक, बल्कि ऐसे लिखा करो 0 कायरल कार्बन, यहाँ पे ऐसे लिखो 0 कायरल कार्बन, 0 कायरल कार्बन इसमें है। अब इसमें सिमेट्री की बात की जाए तो सिमेट्री इसमें 100% है। कैसी है? देखो ये आपकी रिंग है ऐसे, ये ऐसी तो दिखा रखी है, ठीक है। अब देखो यहां से ये सेंटर मान लिया, सेंटर से ये मिथाइल ग्रुप और इधर से ये मिथाइल ग्रुप, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, सेम ग्रुप है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, आधा CH3 मॉलिक्यूल इधर आधा इधर, नीचे वाला आधा इधर आधा इधर, और रिंग बीचों बीच काटी गई, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा और मीजो तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं। ठीक, सिमिलरली बिल्कुल ये होगा, इसमें 0 कायरल का सेंटर आएगा। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या है, इसमें दोनों Cl ऊपर लगे हैं ऐसे। ठीक, ये दोनों Cl ऊपर लगे हैं और 2 Br नीचे लगे हैं। ठीक, तो हम बोल देंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कैसे? ये रही आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा और क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है इसलिए मीजो भी नहीं होगा। तो मीजो क्योंकि यहां पे देखो इससे Cl लगा, Br लगा, इधर गए CH2, इधर CH2, आगे इस कार्बन के Cl और Br लगा, तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो 0 कायरल सेंटर है। नेक्स्ट वाले में ये कायरल सेंटर होगा और ये भी होगा। आप वो होगा क्या, बच्चे बोल देते हैं सर वो भी होगा, वो नहीं होगा क्योंकि चेक करो, इसके ये क्या लगा, एक कार्बन, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इधर गए CH2, इधर गए CH2, नीचे आए CH3, नीचे आए CH3। समझ आ रही बात? तो सेम आ रहा है, तो दोनों साइड सेम आ रहा, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन इस पे देखो, इस पे क्या आपने क्या देखा, यहां पे मिथाइल एक हाइड्रोजन, इधर गए CH3, उधर लगा CH2, तो ये कायरल कार्बन है। सिमिलरली ये है, तो 2 कायरल कार्बन इसमें है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आएगी। कैसे आएगी सर? ये रही, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। मीजो होगा क्या सर? मीजो बिल्कुल होगा क्योंकि एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ऐसे चेक करते हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बचा है। नेक्स्ट लिखो आज का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है वो अपने को लिखना है, तो पहले हेडिंग डाल लो आप, रेशमिक मिक्सचर। तो नाम से ही पता चल रहा है ये एक मिक्सचर है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज 50:50 मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स। ठीक है, 50:50 मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स। 50:50 बोलना जरूरी है, 1:1 भी बोल सकते हो आप, है ना, यानी इक्वल अमाउंट में। ठीक, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? दैट इज D एंड L आइसोमर्स। ये तो आप समझते हो,
जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसके दो आइसोमर बनते हैं, एक तो डी और एक एल। डी क्या करता है, लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो एल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों का मिक्सर जो हम ले रहे हैं 1:1 में ले लें, या ऐसे बोल दो 50% डी ले लिया और 50% एल ले लिया। तो इस टोटल में ये जो टोटल मिक्सर बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रेसिमिक मिक्सर बोलेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे लिख भी लेना, जैसे हम जो डी एंड एल ले रहे हैं ना, ये डी एंड एल 50% इसका और 50% इसका लेंगे, यानी इक्वल अमाउंट्स में लेंगे, तो ये आपका कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। देखो यहां पे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया CH3 Cl H और OH, और दूसरा एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने लिए, मैंने 50 अमाउंट इसका ले लिया और 50 अमाउंट इसका ले लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये एक मिक्सर है, ये ध्यान रखना एक मिक्सर है, ठीक। तो अब देखो ये क्या करेगा, लाइट को मान लीजिए हम बोल देते हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम इसको बोल रहे हैं, और ये लीवो रोटेटरी है, ठीक। तो ये प्लस थीटा से रोटेट कराएगा, ये माइनस थीटा से रोटेट कराएगा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड दिस इज लीवो रोटेटरी, ठीक। तो नेट रोटेशन कितना आएगा, नेट रोटेशन आपको समझ में आ रहा है? नेट रोटेशन बता दो भाई प्लस करके, क्योंकि इसका भी मान लीजिए एक मॉलिक्यूल था, इसका भी एक मॉलिक्यूल था, प्लस 30 डिग्री से इसने रोटेट कराया, माइनस 30 डिग्री से इसने रोटेट करा, तो नेट रोटेशन कितना आया, 0 ही तो आएगा। तो नेट रोटेशन इज इक्वल टू कितना आया, 0 डिग्री। समझ आ रही बात? तो क्या होगा, इस मिक्सर की अगर बात की जाए, टोटली ये मिक्सर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। किस कारण से होते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन कहां से आया, कैसे समझ में आएगा? अब अगर आपको याद है, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था, हमने मेजो कंपाउंड पढ़ा था। ये एग्जांपल हमने वहां पे लिया था, ये एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने ऐसे ये लिया था, ठीक। हमने ये बोला था ये प्लस थीटा से, ये माइनस थीटा से रोटेट कराता है, तो ये प्लस थीटा से रोटेट कराता है, नेट रोटेशन 0 आ रहा है। तो क्या हो रहा था, मेजो कंपाउंड है ये, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है दो, आपको दो कार्बन दिख रहे हैं, ठीक। ये मेजो कंपाउंड है। तो मेजो कंपाउंड में क्या हो रहा था, विद इन ए मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल तो लाइट को माइनस थीटा से रोटेट करा रहा है, आधा मॉलिक्यूल प्लस थीटा से रोटेट करा रहा है। नेट रोटेशन कितना कराया मॉलिक्यूल ने, 0। और नेट रोटेशन 0 क्या है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अब मॉलिक्यूल ने अपने अंदर ही नेट टोटल कंपनसेशन कर लिया, आधे मॉलिक्यूल ने प्लस थीटा, आधे मॉलिक्यूल ने माइनस थीटा, नेट रोटेशन 0 कर दिया। तो वहां पे इंटरनल कंपनसेशन के साथ कारण नेट रोटेशन 0 था, इसलिए मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। यहां पे क्या हो रहा है, रेसिमिक मिक्सर में एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसके नेट रोटेशन को 0 कर रहा है, ये मॉलिक्यूल, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लियो रोटेटरी के नेट रोटेशन को 0 कर रहा है, ये प्लस थीटा से रोटेट करा रहा है, ये माइनस थीटा से रोटेट करा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें हम लिख लेंगे, बेसिक लिख लो मेरे साथ साथ। अब आप क्या लिखेंगे, लिखो रेसिमिक मिक्सर्स, रेसिमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रही बात, ये है। अच्छा, इसमें ना बस ये इतना ही आपके रेसिमिक मिक्सर, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक डेफिनेशन और आपकी छोटी सी आती है, वो आती है रिजोल्यूशन की। अब रिजोल्यूशन क्या है, अगर आपने को मान लीजिए रेसिमिक मिक्सर दे दिया जाए, तो उसमें से अपने को कहे डी आइसोमर्स को अलग निकालो, एल आइसोमर्स को अलग निकालो, तो इस प्रोसेस को ही हम रिजोल्यूशन कहते हैं, है ना। अगर अपने को रेसिमिक मिक्सर दे दिया जाए, उसमें से अपने को डी आइसोमर सेपरेट करने हैं और एल आइसोमर सेपरेट करने हैं, इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। बस ये लाइन लिख लो, है ना, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ, अच्छा ये प्रोसेस कैसे होती है वो आपके काम की नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाते, आपके इतना टफ नहीं आता है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डी एंड एल आइसोमर्स, आइसोमर्स फ्रॉम racemic mixture, from racemic mixture is called
फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? बोलो, कोई डाउट है क्या? ये ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, दो इजी से क्वेश्चन है। इस पैटर्न क्वेश्चन हमारे रेसमिक मिक्सचर में बनते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लेना, फिर इजीली आप कर सकते हो। देखो क्या दिया गया है, इन ए मिक्सचर 2 enantiomers आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन 85% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। द enantiomeric एक्सेस इज। भाई enantiomeric एक्सेस कितनी है, यानी एक तो कम होगा, एक ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए, ये जो 85 है ये डी का है और 15% क्या है, एल का है, यानी ज्यादा कौन है, डी। कितना ज्यादा है, 70%। तो enantiomeric एक्सेस कितनी आ जाएगी भाई, 85 माइनस 15 इज इक्वल टू 70%। इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा, ये enantiomeric एक्सेस आ गई आपकी। ई क्यों क्या लिखते हैं, enantiomeric एक्सेस ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक। समझ आ रही बात? थर्ड आंसर आ गया। एक तो इतना इजी क्वेश्चन बनता है, दूसरा इससे थोड़ा सा अच्छा है, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग 80% प्लस 2 ब्यूटेनॉल एंड 20% माइनस 2 ब्यूटेनॉल गिवन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ enantiomeric प्योर प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज 12 डिग्री। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे क्या लिखा है, ये प्लस 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक। आप इसको ऐसा मान लो, ये इसका डी आइसोमर है, ये माइनस 2 ब्यूटेनॉल है, ये इसका क्या दिया गया है, ये एल आइसोमर दिया गया है। प्लस का मतलब डी होता है, माइनस का मतलब एल होता है। इसकी परसेंट कितनी दे रखी है, 80%। इसकी परसेंट कितनी दे रखी है, 20%। तो एक्सेस क्या होगी, enantiomeric एक्सेस। enantiomeric एक्सेस कितनी होगी, ज्यादा कौन है, बोलो भाई जल्दी से। आपको साथ साथ साफ साफ दिख रहा है, डी, यानी कितना ज्यादा है, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60%। डी की एक्सेस ज्यादा है, डी आइसोमर की ज्यादा है। तो अब आपको ये बोल रहा है कि डी आइसोमर, अगर हम ओनली प्योर मिक्सर जो हम ले रहे हैं उसमें ओनली डी आइसोमर ले लें तो उसका नेट रोटेशन 12 डिग्री आता है। इसका मतलब समझ रहे हो, नेट रोटेशन 12 डिग्री आने का मतलब क्या है, कि वो कह रहा है कि अगर हम 100% प्लस ये प्लस 2 ब्यूटेनॉल लेते यानी डी आइसोमर लेते तो उसका नेट रोटेशन 12 डिग्री आता। तो अब कितना आएगा, तो 12 डिग्री अगर डी का आता है तो माइनस 12 किसका आएगा, एल का। तो 80% का तो क्या है, प्लस 12, और 80% का तो क्या कर रहा है, प्लस शो कर रहा है, और 20 क्या कर रहा है, माइनस। तो नेट रोटेशन क्या आएगा, 60% डी वाला आएगा। तो 60% का नेट रोटेशन कितना आएगा, नेट रोटेशन इज इक्वल टू भाई 100 डिग्री का कितना होता है, 100% का 12 डिग्री, और 60% का कितना होगा, 60/100। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, 12 6 72, 7.2 डिग्री आ गया। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, समझ आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक। इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, जो हम पीछे कर रहे थे ना, ये देखो ये डी एंड एल, ये आर एंड एस को भी हम क्या बोलते हैं, आर एंड एस भी बोल सकते हैं इनको हम प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं, डी को प्लस एल को माइनस। तो आर एस भी एक दूसरे क्या होते हैं, enantiomers होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आज का बहुत अच्छा लेक्चर था, आपने बहुत अच्छे से समझा, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मेरी बात सुनो, आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं आपको। हमने पढ़ा आज रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियोमर्स। सबसे पहला हमने कौन सा स्टीरियोमर पढ़े थे, enantiomers, कंपाउंड्स व्हिच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन उनके जो बिहेवियर होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ, पीपीएल की तरफ, वो डिफरेंट होगा। तो इनको हम enantiomer कहते हैं, वो आपने देख लिया, ठीक। ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं enantiomer, समझ आ रही बात? जैसे मान लीजिए आर आर है, जैसे मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूं आपका। मान लीजिए अगर ऐसे आ जाए कॉन्फ़िगरेशन, एक का आर है और दूसरे का एस है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक। या ऐसे आ जाए एस आर आ जाए, एस आर तो हो ही गया, ठीक। या ऐसे आ जाए आर आर एस एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक। या ऐसे आ जाए आर एस और एस आर, तो ये एक दूसरे क्या है, कंप्लीट अपोजिट मिरर इमेज है। सुपर इंपोज नहीं करेंगे, सुपर इंपोज नहीं करेंगे तो ये कहलाएंगे enantiomers। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिकल कंपाउंड्स।
अब आइडेंटिकल कौन कहलाते हैं? मान लीजिए दो का आर आर है या एस एस है, या ऐसे कह दो आर आर है ना, या ऐसे कह दो एस एस कॉन्फ़िगरेशन उनका है, ठीक। या और क्या बोल सकते हो, आर एस और आर एस है दोनों का, या एस आर और एस आर है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, देन दे आर कॉल्ड सेम मॉलिक्यूल या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर हम किन कंपाउंड को कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को डायस्टीरियोमर कहते हैं जिनके जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज हो। यानी मान लीजिए हम क्या करेंगे, ये तो आर आर है और दूसरा क्या हो जाए, आर एस हो जाए, या आर आर से क्या हो जाए, एस आर हो जाए, ठीक। ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, या सिस ट्रांस जैसे आते हैं, ठीक। उनको क्या कहते हैं? डायस्टीरियोमर्स। ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, एस एस आर एस या एस 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 आर, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद हमने एपीमर्स पढ़ा था। एपीमर्स में हमने क्या पढ़ा? एपीमर में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो मोनोसैकेराइड जिनमें है ना ओनली किसी एक स्पेसिफिक कार्बन कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे? एपीमर्स कहेंगे। और फिर हमने पढ़ा था ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इरीथीरियोस थीरियोस। तो इरीथीरियो में हमने क्या पढ़ा था भैया, किसके लिए एप्लीकेबल है? ऐसे कंपाउंड जिनके पास कम से कम दो कायरल कार्बन हो और उन दो कायरल कार्बन पे कम से कम दो ग्रुप सेम और दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तीसरा पेयर कैसा भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही? अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड है देन इट इज कॉल्ड इरीथीरियोज, एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड है देन इट इज कॉल्ड थीरियोज। फिर उसके बाद हमने मेजो कंपाउंड पढ़े थे। तो मेजो कंपाउंड ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, लेकिन उनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। देखो किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन उसमें कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, उसको मेजो नहीं कहेंगे। पहली कंडीशन ये है एक से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए। दूसरा, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, या दोनों ही प्रेजेंट हो तो उसको मेजो कंपाउंड कहेंगे। ये हमने पढ़ा था। फिर मेजो कंपाउंड के बाद हमने क्या पढ़ा? रेसिमिक मिक्सर पढ़ा। रेसिमिक मिक्सर तो हमने बिल्कुल सिंपल है कि क्या पढ़ा है, 50:50 मिक्सर लेना आपको। किसका? D एंड L का ले लो, यानी प्लस माइनस का, ठीक। तो और या ऐसे बोल दो R एंड S का। तो ये क्या बोलते हैं? इसको हम रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। तो हो गया आज का आपका कंप्लीट रिवीजन। रेसिमिक मिक्सर में हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, रिजोल्यूशन। अच्छा, रेसिमिक मिक्सर में हमने पढ़ा था इनका 50:50 मिक्सर ले लिया तो ये तो क्या करेगा? प्लस थीटा से रोटेट करेगा। ये नेट रोटेशन माइनस थीटा, तो नेट रोटेशन क्या आएगा? प्लस थीटा माइनस थीटा, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक। और मेजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फिर लास्ट में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है भाई? अगर हमें रेसिमिक मिक्सर दे दिया जाए, उसमें से हम डी और एल आइसोमर्स को सेपरेट कर दें तो इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे रिवीजन करना होता है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं पूरी मूवी आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो ऐसे आपको भी 2 मिनट 5 मिनट बैठ के डेली एक बार रिमाइंड करना चाहिए। और आपको जिसको नोट्स लिखने में टाइम लगता है थोड़ा फास्ट लिखा करो। मैं ज्यादा एग्जांपल करवा रहा हूं तो आपको ज्यादा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। आप वही एग्जांपल लिख लें जो आपको याद नहीं रहते, या एक बेसिक एग्जांपल लिख लिया करो, उसके साथ कोई 1-2 अच्छा एग्जांपल लिख लिया करो। लेकिन किया करो फास्ट, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व किया करो, साथ के साथ समझो। देखो मेरी ये कोशिश है कि क्लास में कुछ भी ना छूटे, हर टाइप का एग्जाम्पल हो और आपको अच्छे से भी समझ में आए। तो इसी उम्मीद के साथ हम आइसोमेरिज्म में भी कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और बचे हैं, फिर हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम GOC1 स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को अच्छे से समझते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार रिमाइंड करते रहो, रिवाइज करते रहो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।